खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मिशन साउथ के तहत तमिलनाडु में जनसभा को संबोधित किया। पीएम के सेलम पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सेलम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और डीएमके पर शक्ति का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जिस शक्ति में हिंदू धर्म की आस्था होती है, इंडिया अलायंस उसे ही विनाश करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे शास्त्र साक्षी हैं कि विनाश उनका होता है जो शक्ति को खत्म करने का विचार रखते हैं। ऐसे खतरनाक विचार को हराने की शुरुआत 19 अप्रैल को सबसे पहले तमिलनाडु से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑडिटर रमेश को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वो बेहद भावुक नजर आए। गौरतलब है कि ऑडिटर रमेश की साल 2013 में चरमपंथियों ने हत्या कर दी थी। जनसभा को संबोधित करने से पहले पीएम मोदी ने रोड शो भी किया। खुली जीप में पीएम के काफिले के निकलने पर लोगों के बीच भारी उत्साह देखा गया। तमिलनाडु से पहले पीएम मोदी ने केरल के पलक्कड़ में भी रोड शो किया। रोड शो देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां आए। पीएम ने पलक्कड़ के कोट्टा मैदानम से शुरू होकर प्रधान डाकघर तक रोड शो किया। केरल के पलक्कड़ में प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शक्ति वाले विवादित बयान की बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू संस्कृति का अपमान किया है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई। इस बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में 2024 के लिए घोषणा पत्र पर गहन विचार विमर्श किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 स्तंभों किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय में प्रत्येक की 5 गारंटी है। सपा नेता अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस वार्ता की। उन्होंने आगामी चुनाव के मद्देनजर किसानों और व्यापारियों का जिक्र करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों और व्यापारियों को खुश रखने का काम करेगी। कर्नाटक में जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार डीके सुरेश पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कुमारस्वामी ने कहा कि डीके सुरेश अपने संसदीय क्षेत्र में मुफ्त वस्तुएं बांट रहे हैं। बीजेपी बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। विनोद तावड़े ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि ये पहले से ही तय था कि एक लोकसभा सीट के साथ साथ एक विधान परिषद सीट आरएलएम को आवंटित की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने करनाल के घरौंडा कस्बे से हरियाणा में लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, करनाल लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार मनोहर लाल सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है। चंडीगढ़ में राजभवन में एक कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 8 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला करते हुए मीडिया के लोगों को अति आवश्यक सेवाओं की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है। आयोग के इस फैसले के बाद चुनाव के दौरान ड्यूटी कर रहे पत्रकारों को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने का अधिकार मिल गया है। झारखंड में शिबू सोरेन की बहू और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गईं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। भाजपा में शामिल होने के बाद सीता सोरेन ने कहा कि मैं अब मोदी परिवार का हिस्सा हूं। उन्होंने झारखंड की गठबंधन सरकार पर विकास की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। इससे पहले हेमंत सोरेन की भाभी और जामा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी विधायक सीता सोरेन ने झामुमो से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन को भेज दिया है। चंपई सोरेन के नेतृत्व में गठित हुई नई सरकार के बाद से ही सीता सोरेन नाराज चल रही थी। सीता सोरेन ने इस संबंध में पार्टी अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी है। सीता ने लिखा है कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है। मैं अत्यंत दुखी हृदय के साथ अपना इस्तीफा प्रस्तुत कर रही हूं। एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं।
विधायक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन के पार्टी से इस्तीफे को झामुमो नेता मनोज पांडे ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि वो पार्टी की एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर वो हमारे विरोधियों के बहकावे में आ गई हैं तो वो खुद अपना नुकसान करेंगी। के कविता पर हमला बोलते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में के कविता किंगपिन थी, जिन्होंने शराब कारोबार को लेकर कई बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग की थी। संबित पात्रा ने कहा कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार मिल रहे समन की अनदेखी कर रहे हैं, उससे साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल देश के संवैधानिक ढांचों का सम्मान नहीं करते हैं। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इसके साथ ही पारस ने एनडीए से अपना नाता तोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता और दूसरी बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए संजय सिंह को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई गई। कोर्ट के आदेश पर उनको संसद भवन ले जाया गया और उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के कक्ष में शपथ दिलाई। बेंगलुरु में दुकान में हनुमान चालीसा बजा रहे दुकानदार की समुदाय विशेष के लोगों द्वारा पिटाई करने के मामले में पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश भर में हनुमान चालीसा पढ़कर विरोध किया गया। भारी विरोध के बाद बेंगलुरु के नागरथपेट में धारा 144 लागू कर दी गई है। बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या को भी पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर मां लक्ष्मी पर अभद्र टिप्पणी करने के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वालों की संख्या में हर दिन इजाफा होता जा रहा है। पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू आज भाजपा में शामिल हो गए। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। उन्होंने कहा, अमृतसर का विकास करना पीएम की प्राथमिकता है। यूपी के बरेली में जिला प्रशासन ने आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। बरेली के जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि इस ऐप पर कोई भी व्यक्ति स्मार्टफोन से अपने इलेक्शन बूथ से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकता है। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में 4 राज्यों की फोर्स के बीच समन्वय स्थापित किया गया है, जिसमें तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सीमा में तैनात फोर्स बस्तर पुलिस की मदद करेगी। भारतीय वायुसेना के विमान IAF AN-32 ने ऑपरेशन सद्भावना के जरिए गंभीर रूप से घायलों को लेह से चंडीगढ़ एयरलिफ्ट किया। लद्दाख और आसपास के इलाकों में हो रही भारी बर्फबारी के चलते सड़कें बंद होने के कारण भारतीय वायुसेना नागरिकों के लिए एकमात्र लाइफलाइन बनी हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में प्रशासन काफी सतर्क है। तेलंगाना में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 5.73 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया है। ये वाहन मिरियालगुड़ा से खम्मम की ओर जा रहा था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के प्रमुख राज ठाकरे ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। इससे पहले राज ठाकरे ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े से भी मुलाकात की थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता विधेयक लागू करने पर कहा कि इस पर समिति का गठन कर दिया गया है और जल्द ही अधिनियम को प्रदेश में लागू करेंगे। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सर्बानंद सोनोवाल ने दावा किया कि भाजपा गठबंधन 2024 के आम चुनाव में पूर्वोत्तर की 25 सीटों में से 23 सीटें जीतेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुमत के साथ केंद्र में तीसरी बार सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के 60 वर्षों के कार्यकाल में पूर्वोत्तर में कोई समुचित विकास नहीं हुआ। पीएम मोदी ने हमेशा बुनियादी ढांचे के विकास और इस क्षेत्र के लोगों को सशक्त बनाने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। चुनाव आयोग ने 1989 बैच के IPS अधिकारी संजय मुखर्जी को पश्चिम बंगाल पुलिस का DGP नियुक्त किया है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से 3 अधिकारियों के नाम मांगे थे। आयोग ने वरिष्ठता के आधार पर और लोकसभा चुनाव को देखते हुए संजय मुखर्जी को ये जिम्मेदारी दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरल में RSS नेता श्रीनिवासन की हत्या के मामले में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक प्रमुख फरार सदस्य शफीक को गिरफ्तार किया है। 16 अप्रैल 2022 को पलक्कड़ में हुई श्रीनिवासन की हत्या के बाद से शफीक फरार था। एक और छोटा सा ब्रेक।
साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल नरवाल ने मीडिया कर्मियों से आग्रह करते हुए कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 में ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए आमजन को जागरूक करने के लिए प्रेरित करें। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी के निर्वाचित एमएलसी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के काफिले में स्टंटबाजी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आजमगढ़ में पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में गुड्डू जमाली समेत 3 और अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। भगवान बुद्ध और उनके 2 प्रमुख शिष्यों अरहंत सारिपुत्त और महामोग्गलाना के अवशेष थाईलैंड से भारत वापस लाए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली के पालम स्थित वायुसेना अड्डे पर उनका स्वागत किया। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है। मनीष सिसोदिया को पिछले साल सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, तब से वो जेल में ही है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें हाई कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था। पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापनों पर रोक लगाने को लेकर दायर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने बालकृष्ण को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा। उच्चतम न्यायालय कोर्ट ने बाबा रामदेव को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। बीआरएस नेता के कविता ने प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। कविता ने ये याचिका 2023 में दायर की थी। कविता ने गिरफ्तारी के बाद एक नई याचिका में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड पर भेजे जाने के आदेश को भी चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीएए पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मामले में याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट से केस पेंडिंग रहने के दरमियान कानून पर रोक की मांग चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान याचिकाकर्ताओं से 5 पेज में संक्षिप्त लिखित दलीलें देने के लिए 2 अप्रैल तक दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 8 अप्रैल तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट को इजाजत दे दी है कि वो आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बिगुल बजाते हुए व्यक्ति वाले चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश देते हुए कहा कि वो इस चुनाव चिन्ह को शरद पवार गुट के लिए आरक्षित रखें। मुंबई उच्च न्यायालय ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को फर्जी एनकाउंटर मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस फैसले को पलट दिया जिसमें शर्मा को दोषी नहीं माना गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन 2026 में पटरियों पर दौड़ने लगेगी। साथ ही रेल मंत्री ने कहा भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2026 में तैयार हो जाएगी और सूरत से एक सेक्शन में चलेगी। आयकर विभाग ने अपडेटेड आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दी है। विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि अवसर समाप्त होने से पहले इसका लाभ उठाएं, अपनी अपडेटेड रिटर्न दाखिल करें। इसके साथ ही आयकरदाता 2022, 2023 और 2023-2024 के लिए अपना अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। नई दिल्ली में आज भारत में स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज अलायंस पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। चौथे अंतर्राष्ट्रीय इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस सम्मेलन में ऊर्जा संरक्षण को विस्तार देने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने पर बल दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL को एनटीपीसी से 1600 मेगावाट की सिंगरौली अत्याधुनिक तापीय बिजली परियोजना चरण 3 की स्थापना के लिए ठेका मिला है। चालू वित्त वर्ष के अंत तक देश का वस्तुओं का निर्यात 450 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। निर्यातकों के शीर्ष संगठन FIO के निर्वाचित अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने ये बात कही। JBM ऑटो को PM ई बस सेवा योजना के तहत 1390 इलेक्ट्रिक बस के साथ संबद्ध इलेक्ट्रिक और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 7500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है।
लग्जरी वाहन विनिर्माता कंपनी ऑडी इंडिया इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी का स्थानीय स्तर पर असेंबलिंग शुरू करने पर विचार कर रही है। मुद्रास्फीति को तेजी से घटाकर 4% तक लाने के भारतीय रिजर्व बैंक के लक्ष्य की दिशा में खाद्य कीमतें बाधा बन रही हैं। केंद्रीय बैंक के मार्च महीने के बुलेटिन स्टेट ऑफ इकोनॉमी में ये बात कही गई। एक और छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। भारत के निर्यात आयात बैंक एक्सिम बैंक ने गुयाना को $2.33 करोड़ लगभग 194 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा देने की घोषणा की। गुयाना को यह ऋण सुविधा अपने रक्षा बल के लिए भारत से 2 विमानों की खरीद के लिए दी गई है। आज कारोबारी सत्र में बीएसई सेंसेक्स 736 अंक या 1% गिरकर 72,000 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 238 अंक या 1.08% गिरकर 21,817 अंक पर बंद हुआ। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड को बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध किया गया। SCILAL शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की एक डीमर्जर इकाई है। घरेलू उत्पादन बढ़ने के साथ प्राकृतिक गैस खासकर LNG के लिए आयात पर निर्भरता वित्त वर्ष 2025-26 तक घटकर 45% तक रह जाने की संभावना है। एक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया गया है। बैंक ऑफ इंडिया BOI ने नए आवास ऋण पर ब्याज दर को 8.45% से 0.15% घटाकर 8.3% करने की घोषणा की। अदानी विजिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ABPPL ने श्रमिकों और कार्यस्थलों को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के चलते ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार जीता है। इजरायली सेना ने अल-शिफा अस्पताल में घुसकर हमास आंतरिक सुरक्षा संचालन निदेशालय के प्रमुख फाइक मबोह समेत 20 आतंकवादियों को ढेर किया। जापान के केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 17 वर्षों में पहली बार अपनी प्रमुख कर्ज दरों को बढ़ाने का फैसला किया है। बैंक ऑफ जापान ने अपनी नीति बैठक में अल्पकालिक ब्याज दर को -0.1% से बढ़ाकर 0.1% कर दिया है। फिलीपींस के दौरे पर गए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दक्षिण चीन सागर में किसी भी आक्रामकता की स्थिति में मनीला की रक्षा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। फिलीपींस के विदेश मंत्री मनालो ने दक्षिण चीन सागर में हाल की घटनाओं पर मनीला के साथ खड़े रहने के लिए अमेरिका का आभार व्यक्त किया। आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियन ने कहा है कि अगर अजरबैजान के साथ समझौता नहीं किया तो उनके देश को एक और युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। कैरिबियाई देश हैती में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस में हिंसा के कारण 10 लोगों की मौत हो गई है। जर्मनी में रेमस्टीन एयरबेस पर यूक्रेन रक्षा संपर्क समूह की बैठक हुई। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन समेत दूसरे देशों के रक्षा मंत्रियों ने बैठक में हिस्सा लिया। ऑस्टिन ने सदस्य देशों से यूक्रेन को सैन्य सहायता जारी रखने का आह्वान किया। यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को सैन्य उपकरणों को सुदृढ़ करने के लिए $5.44 बिलियन की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने यूरोपियन यूनियन के इस फैसले का स्वागत किया है। गुवाहाटी में आज से स्पेशल एथलीट की नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू हुई। इस प्रतियोगिता में 14 राज्यों के 100 से अधिक एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। स्पेशल ओलंपिक भारत की चेयरपर्सन मल्लिका नड्डा ने कहा कि स्पेशल एथलीट्स के खेलों को देश में और भी बढ़ावा देने की जरूरत है। बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच 3 मैच की एक दिवसीय सीरीज को बांग्लादेश ने 2-1 से अपने नाम कर लिया। तीसरे एक दिवसीय मुकाबले में श्रीलंका को 4 विकेट से हराया। इंग्लैंड और एसेक्स के पूर्व लेग स्पिनर रॉबिन हॉब्स का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। हॉब्स ने भारत के खिलाफ साल 1967 में हेडिंग्ले में डेब्यू किया था। ब्रिटेन की टेनिस खिलाड़ी एमा राडुकानु ने पीठ की चोट के कारण मायामी ओपन से नाम वापस ले लिया है। हालांकि उनकी मैनेजमेंट कंपनी ने कहा कि ये चोट बहुत गंभीर नहीं है। एक और छोटा सा ब्रेक।
साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए आगे बढ़ते हैं। रियल मैड्रिड के मिडफील्डर टोनी क्रूस यूरो 2024 की मेजबान जर्मनी के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिटायरमेंट से वापस आए हैं। 34 वर्षीय क्रूस ने कहा कि वो जर्मनी को जीत दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब से जुड़े एक रिश्वत के मामले की बार्सिलोना कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस सुनवाई में स्पेन फुटबॉल एसोसिएशन की रेफरिंग कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष कोर्ट के समक्ष पेश हुए। ब्राजील के फुटबॉलर डैनी एल्वेस ने सजा के खिलाफ अपील पर फैसला आने तक जेल से रिहाई की मांग की है। उन्होंने कोर्ट को कहा है कि वो भागेंगे नहीं। एल्वेस को पिछले महीने दुष्कर्म के आरोप में 4.5 साल जेल की सजा सुनाई थी। ब्राजील फुटबॉल टीम के पूर्व खिलाड़ी और एसी मिलान क्लब के पूर्व स्ट्राइकर रॉबिनो दुष्कर्म के एक मामले के संबंध में बुधवार को ब्राजील की अदालत के समक्ष पेश होंगे। ओसासुना के खिलाफ हुए मैच के दौरान विनीशियस जूनियर के खिलाफ नस्लभेदी टिप्पणी को नजरअंदाज किए जाने को लेकर रियल मैड्रिड ने मैच रेफरी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी इस महीने अमेरिका में होने वाले दोस्ताना मुकाबलों में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। मेसी चोट के चलते किसी भी मैच में नहीं उतर पाएंगे। फ्रांस की टीम इस महीने होने वाले दोस्ताना मुकाबलों में अपने स्टार खिलाड़ी ग्रिजमैन के बिना मैदान पर होगी। ग्रिजमैन एड़ी में लगी चोट के चलते राष्ट्रीय टीम के साथ नहीं होंगे। लाजियो फुटबॉल क्लब ने इगोर टुडोर को मॉरिजियो सारी की जगह पर क्लब का नया मैनेजर नियुक्त किया है। टुडोर ने क्लब के साथ 18 महीने का अनुबंध किया है। कोनमेबोल ने सोमवार को पैराग्वे में दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल म्यूजियम को फिर से खोल दिया। इस म्यूजियम को मूल रूप से 2009 में खोला गया था, अब ये नए रूप में सामने है। लॉस एंजलिस डॉजर्स और सैन डिएगो पैड्रेस ने 2024 के मेजर लीग बेसबॉल के उद्घाटन मैच से पहले अभ्यास किया। मेजर लीग बेसबॉल का ओपनर दक्षिण कोरिया में खेला जाएगा। हाल ही में फिल्म JNU जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी का एक पोस्टर जारी किया गया था और अब फिल्म का टीजर भी रिलीज कर दिया गया है। फिल्म रामायण का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में रणबीर कपूर और साई पल्लवी को कास्ट किया गया है। हाल ही में जावेद अख्तर ने हिंदू और मुस्लिमों की ट्रोलिंग और नास्तिकता पर बड़ा बयान दिया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने ट्रोल करने वालों पर अपना गुस्सा भी जाहिर किया। बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की लिखी गजल पर लिप सिंक करते हुए अपना एक वीडियो साझा किया है। तेलुगु सुपरस्टार जूनियर NTR गोवा में अपनी अपकमिंग फिल्म देवरा पार्ट 1 फिल्म की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लिए वो गोवा रवाना हो गए हैं। जॉन अब्राहम की एक्शन से भरपूर फिल्म वेदा का टीजर जारी किया गया है। फिल्म में जॉन अब्राहम के साथ एक्ट्रेस शर्वरी वाघ, अभिषेक बनर्जी भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। अपकमिंग फिल्म देवा में शाहिद कपूर और पूजा हेगड़े के साथ एक्टर पावेल गुलाटी स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। उन्होंने फिल्म में अपने स्टंट खुद किए हैं। फिल्म मडगांव एक्सप्रेस का गाना हम यहीं रिलीज हो गया है। कुणाल खेमू फिल्म मडगांव एक्सप्रेस के साथ निर्देशन के क्षेत्र में डेब्यू करने जा रहे हैं। मेगा स्टार रवि किशन की मल्टी लैंग्वेज फिल्म महादेव का गोरखपुर को 29 मार्च को पूरे भारत में करीब 500 थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। वहीं अमेरिका में यह फिल्म 12 सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी का बॉक्स ऑफिस पर हाल दिन ब दिन बेहाल होता नजर आ रहा है। फिल्म ने रिलीज के चौथे दिन सिर्फ 24 लाख रुपए का बिजनेस किया। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।